सक्षम क्या बात है? चलो भाई, आज अपना लेक्चर नंबर 8 है ना। एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, वंडरवॉल रेडियस और कौन सी मेटेलिक रेडियस हम लोग कर चुके हैं। अब रेडियस में एक दो केसेस और बचे हैं जिनको करवाना रह गया आपको। उसके पहले हम लोग कुछ इफेक्ट सीखते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बता दिया था आपको, ईएनसी। ईएनसी नहीं बताया? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शॉर्ट में लिखते हैं जेड। जेड इफेक्टिव, शॉर्ट में क्या लिखते हैं? जेफ, जेड इफेक्टिव। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है पहले समझेंगे फिर लिखेंगे। क्या हुआ, जगह नहीं है? क्या पानी गिरा रखा है उस पे? तुम इधर बैठो, तुम इधर बैठ जाओ, इनको इधर बैठा। सोम इधर बैठो। इसको इधर डाल दो। अभी शांति शांति। जेड इफेक्टिव, शांति। देखिए, सपोज करिए ये न्यूक्लियस है ना। न्यूक्लियस है, सपोज नहीं करना, न्यूक्लियस। मान लीजिए इसमें 13 प्रोटॉन है। 13 प्रोटॉन है तो एल्यूमिनियम का न्यूक्लियस होगा। एटॉमिक नंबर 13 किसका होता है? एल्यूमिनियम। अब मान लीजिए यहाँ पे ये शेल्स है अंदर की तरफ और ये आउटर शेल है। आउटर शेल में ये कोई इलेक्ट्रॉन है। अब न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन का है, कितने प्रोटॉन का है? 13 प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज। तो ये 13 प्रोटॉन का जो पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या करेगा? एक फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या लगता है? अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा इनके बीच में, ठीक है। अब हम मान क्या रहे हैं कि ये बीच में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, बीच में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर हमने ऐसा सपोज किया तो ये 13 प्रोटॉन इस आउटर इलेक्ट्रॉन पे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, ठीक। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस ये है कि अगर आप यहाँ पे, ये बीच में भी इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसा तो है नहीं कि अगर 3 शेल हैं तो बीच में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 4 शेल है तो बीच में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होंगे। ये आउटर वाला इलेक्ट्रॉन है और ये जो है ये वाले कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे? इनको बोलेंगे इनर शेल इलेक्ट्रॉन। तो अब आपको पता है कि ये भी इलेक्ट्रॉन है, माइनस चार्ज, अंदर भी इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेंगे? ये कुछ रिपल्शन भी कॉज करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज और ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, ये कुछ रिपल्शन कॉज करेंगे। दूसरी चीज, इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आउटर शेल इलेक्ट्रॉन पे, ये इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कुछ डिक्रीज भी होगा। कैसे डिक्रीज होगा? जैसे मान लो कि ये कोई सोर्स ऑफ लाइट है सपोज, ठीक है, और ये कोई जगह है, ये कोई रूम है, ये डोर है। अब यहां से इसका जो लाइट है वो इधर जा रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे बैठे हो, आप फील कर रहे हो। अब हमने क्या किया? बीच में ला करके एक बड़ा सा स्क्रीन लगा दिया। क्या लगा दिया? एक बड़ा सा स्क्रीन लगा दिया, बड़ा सा एक डोर लगा दिया। अब क्या होगा? अब ये लाइट उतना इफेक्टिवली आप तक पहुंचेगी क्या?
हो सकता है थोड़ा बहुत अगर कहीं ऊपर से जगह वगह हो, प्लेस हो, तो थोड़ी बहुत ये लाइट यहाँ से पहुंच जाए इधर की तरफ, लेकिन ऐसा तो नहीं है जितनी पहले पहुंच रही थी इस स्क्रीन के ना होने पे उतनी पहुंचेगी, ऐसा नहीं होगा ना। तो यहाँ पे भी क्या होता है, 13 प्रोटॉन का जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पे लगना चाहिए था आउटर इलेक्ट्रॉन पे, इनर इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन की वजह से या इनर इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग की वजह से, इसको बोलते हैं शील्डिंग या स्क्रीनिंग बोलते हैं, बीच में एक स्क्रीन की तरह ये काम करने लगेंगे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन। तो इनके शील्डिंग या इनके स्क्रीनिंग की वजह से जितना फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को एक्सपीरियंस करना चाहिए था उतना फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है, कुछ कम फोर्स एक्सपीरियंस करता है। मान लो यहाँ पे इसको फोर्स 10 न्यूटन का अप्लाई होता अगर बीच में ये इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अब इनकी वजह से, मतलब इन इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखा गया वो 10 न्यूटन से कुछ कम, मान लो 7 न्यूटन का अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब होना तो चाहिए था 10 न्यूटन का, लेकिन है कितना, 7 न्यूटन का। तो 13 प्रोटॉन के अकॉर्डिंग फोर्स लगना चाहिए था, लेकिन मान लो कि फोर्स उतना लग रहा है जितना 10 प्रोटॉन के अकॉर्डिंग लगता। तो इसका मतलब जो न्यूक्लियर चार्ज है, इस न्यूक्लियर चार्ज की वजह से जो फोर्स था वो बीच वाले इलेक्ट्रॉन की स्क्रीनिंग की वजह से कम हो गया फोर्स, और जो कम फोर्स अब एक्सपीरियंस हो रहा है उसी को हम बोलते हैं जेड इफेक्ट। बेसिकली तो फोर्स हम कह रहे हैं, लेकिन बेसिकली क्या है, ये चार्ज है। जेड को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, आपको पता है, और एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और यहाँ पे हमने टर्म क्या यूज किया, जेड इफेक्टिव, मतलब जितने प्रोटॉन का फोर्स लगना चाहिए था अब उससे कम प्रोटॉन का फोर्स लग रहा है। किसकी वजह से, जो इनर इलेक्ट्रॉन है उनकी शील्डिंग की वजह से, उनकी स्क्रीनिंग की वजह से। इनर इलेक्ट्रॉन का ये जो इफेक्ट है इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। और ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन पे जो इफेक्टिव फोर्स लग रहा है या जो इफेक्टिव प्रोटॉन का चार्ज अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, उसको हम बोलते हैं जेड इफेक्ट। मतलब फोर्स लगना चाहिए था 13 प्रोटॉन के अकॉर्डिंग, लेकिन उससे कुछ कम लगेगा, जितना लगेगा उसको बोलेंगे जेड इफेक्ट। क्लियर है बात, बात समझ आई। बीच वाले इलेक्ट्रॉन करेंगे स्क्रीनिंग, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग इफेक्ट, और ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा इसकी वजह से जितना भी एक्सपीरियंस हो रहा होगा उसको हम बोलेंगे जेड इफेक्ट। क्लियर, डायग्राम बनाओ फिर डेफिनेशन लिखेंगे। ये इनर इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन, कोई बात जल्दी से बना लो, यहां तक बनाना है ना, ये नहीं आदमी स्क्रीन ये सब। बना लिया, जल्दी जल्दी बनाओ। हो गया, आउटर इलेक्ट्रॉन इनर इलेक्ट्रॉन यही तो बनाने हैं, और पॉजिटिव चार्ज। अब जेड इफेक्टिव की डेफिनेशन लिखेंगे, पहले फॉर्मूला लिख लो। जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू होता है जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा ये जो है इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट, और शील्डिंग कांस्टेंट।
केमिस्ट्री में टेंशन नहीं करेंगे आपका, मैथमेटिक्स में सिग्मा कुछ और हो सकता है, ऐसे वाला कुछ कुछ ऐसे वाला, है ना। अब जैसे भी होता हो, कुछ कुछ ऐसा ही, वो तो समेशन होता है ऐसे। हाँ, तो अभी आप बहुत सारे सिग्मा पढ़ेंगे, मैंने पढ़ लिया होगा, आपने नहीं पढ़ा होगा। मैं आपसे बड़ी क्लास में चली गई हूँ ना, तो मैंने पढ़ लिया होगा, शायद आपने भी नहीं पढ़ा हो, पढ़ोगे। बहुत सारे सिग्मा है केमिस्ट्री में, है ना। जेड इफेक्टिव है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नहीं भाई, फॉर्मूला है। और ये क्या है, ये तो पता ही है आपको, एटॉमिक नंबर, इसी के अकॉर्डिंग चार्ज होगा। जो मान लो 17 प्रोटॉन है तो 17 प्रोटॉन का चार्ज लेंगे। डेफिनेशन लिखिए जेड इफेक्टिव की, फॉर्मूला लिख चुके हो तो। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन of atom feels, या एक्सपीरियंस लिखिए, एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of attraction from nucleus and force of repulsion from inner shell electron. repulsive force applied by inner shell electron, repulsive force applied by inner shell electron repulsive force applied by inner cell electron act as screen or shield between electron of outer shell and nucleus. Repulsive force act as a screen or shield between electron of outer shell and nucleus. It is called screening effect or shielding effect. It is called screening effect or shielding effect. Due to this screening effect, net force of attraction
on outer electron, net force of attraction on outer electron is called effective nuclear charge or Z. Effective nuclear charge or Z. Z effect. ये Z इफेक्टिव निकालने का ये जो फॉर्मूला है जिसमें स्क्रीनिंग कांस्टेंट को हम लोग यूज करते हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इससे क्वेश्चन कभी आया नहीं है इसके कैलकुलेशन का। हमें पता होना चाहिए, फिर भी आप कहोगे तो मैं बता दूंगी। एक स्पेशल रूल है, स्लेटर रूल, उसमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उससे आपको पता लगता है अगर S इलेक्ट्रॉन है तो कितना शील्डिंग करेगा, P है तो कितना करेगा, D है तो कितना करेगा, F है तो कितना करेगा, स्लेटर रूल। लेकिन वो अपने काम नहीं आता है, बस अपने को जानना क्या है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन Z इफेक्टिव पे ज्यादा इफेक्ट करेगा, किसका स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है और किसका स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है। तो वो स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर हम याद रखेंगे। अंदर वाले शेल का कौन सा इलेक्ट्रॉन, अंदर शेल है उसमें सब शेल होंगी sp,d,f। जैसे मान लो सेकेंड शेल है अंदर वाली, थर्ड आउटर है और सेकेंड अंदर वाली है, तो सेकेंड शेल में 2s और 2p होगा, तो 2s की स्क्रीनिंग ज्यादा होगी कि 2p की ज्यादा होगी। अगर कहीं पे d है तो d की ज्यादा होगी या f की ज्यादा होगी, ये जानना जरूरी है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट, हाँ हाँ, वो तो ओवरऑल में वो तो ज्यादा होगी, लेकिन अगर किसी सबशेल को कंपेयर करना है तो वो कंपैरिजन हमें याद होना चाहिए। S की स्क्रीनिंग सबसे ज्यादा, P की उससे कम, D की उससे भी कम और F की उससे भी कम। बेसिकली ये इनकी S और P की जो स्क्रीनिंग होती है इसको बोलते हैं गुड स्क्रीनिंग या गुड शील्डिंग। और D और F की जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो बहुत कम होता है, तो इसको हम बोलते हैं पुअर शील्डिंग। इनका इस शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, काफी कम होता है। D और F इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, कम। ये जानना है, ये इससे अपने सवाल बनते हैं। अब देखो, एक चीज सी Z इफेक्टिव और एक चीज सी स्क्रीनिंग इफेक्ट, दोनों के जो इफेक्ट हैं वो अपोजिट चलते हैं। कहीं कहीं पे दोनों का इफेक्ट एक दूसरे को नलीफाई कर देता है, कैंसिल आउट कर देता है, और कहीं, और ज्यादातर केसेस में कहीं पे Z इफेक्टिव ज्यादा होगा और कहीं पे स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, दोनों अपोजिट चलेंगे। मतलब क्या है, देखो जैसे मान लो 13 प्रोटॉन का फोर्स लग रहा है, लगना चाहिए था, तो इसका मतलब Z जो था वो 13 प्रोटॉन के अकॉर्डिंग फोर्स था। अब Z इफेक्टिव मान लो आया 7 प्रोटॉन के अकॉर्डिंग, कितने प्रोटॉन के अकॉर्डिंग आ गया, 7 प्रोटॉन के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब जो स्क्रीनिंग इफेक्ट आया होगा वो कितना आया होगा, एक लिखना मत, सिंपल सी कैलकुलेशन है, Z इफेक्टिव इज इक्वल टू है Z माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ठीक है, अब हमने बोला 13 प्रोटॉन थे न्यूक्लियस में, तो इसके अकॉर्डिंग फोर्स लगना चाहिए था, लेकिन फोर्स मान लीजिए आया 8 प्रोटॉन के अकॉर्डिंग, इफेक्टिवली इतना मिला। इसका मतलब इसमें से माइनस कितना हुआ है, 5 प्रोटॉन के अकॉर्डिंग फोर्स, उतना फोर्स स्क्रीनिंग की वजह से नहीं लग पाया, माइनस हो गया, है ना। इसका मतलब क्या है, जब ये 8 है तो ये कितना है, 5। ये स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना बढ़ाते जाओगे, स्क्रीनिंग कांस्टेंट जितना बढ़ता जाएगा, ये वैल्यू छोटी होती जाएगी, और ये वैल्यू जितनी बढ़ेगी ये उतनी छोटी होती जाएगी।
इसका मतलब ये है कि Z इफेक्टिव और स्क्रीनिंग दोनों एक दूसरे के क्या चलेंगे, अपोजिट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। ये मोटी मोटी बात है, ये समझ के रखनी है कि Z इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या चलते हैं, अपोजिट। अपोजिट का मतलब किसी केस में अगर स्क्रीनिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई तो Z इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव फोर्स आउटर इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाएगा, और अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत कम है तो Z इफेक्टिव क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लें, जैसे मान लीजिए हमने बोला कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन S और P के इलेक्ट्रॉन है, S और P के हैं कौन से इलेक्ट्रॉन, इनर इलेक्ट्रॉन। तो अगर S और P के इलेक्ट्रॉन है अंदर वाले तो उनकी शील्डिंग क्या होगी, उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा, अच्छा होगा। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट अच्छा होगा तो Z इफेक्टिव क्या होगा, लो। और आपको पता है अगर आउटर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा तो रेडियस क्या होगी, बड़ी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो रेडियस कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम तो रेडियस ज्यादा। Z इफेक्टिव लो है, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, लो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो है, इसका मतलब रेडियस क्या है, हाई। कंपेयर किससे कर रहे हैं, कंपेयर किस एग्जांपल से कर रहे हैं, उस एग्जांपल से जिसमें मान लो D और F इलेक्ट्रॉन हो, अंदर के D और F इलेक्ट्रॉन शील्डिंग कर रहे हो, तो D और F इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग कैसी होगी, पुअर शील्डिंग। शील्डिंग इफेक्ट कम है, इसका मतलब ये कम है तो ये ज्यादा होगा। Z इफेक्टिव क्या होगा, हाई। Z इफेक्टिव हाई है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई। फोर्स ज्यादा लग रहा है आउटर इलेक्ट्रॉन पे तो आउटर इलेक्ट्रॉन पास आ जाएगा, रेडियस लो। ये बात समझ पा रहे हैं सब लोग, बोले बच्चों, ये पॉइंट क्लियर है। मतलब Z इफेक्टिव ज्यादा जहां वर्क करेगा इसका मतलब वहां पे स्क्रीनिंग इफेक्ट कम काम कर रहा है, और जिस केस में स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा काम करेगा वहां Z इफेक्टिव कम हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग रेडियस हमारी चले। हाँ लिखो, नहीं अब लिख लो। चार पॉइंट बना के चार जगह ऐसे जैसे भी लिखना चाहो, बात क्लियर होनी चाहिए आप। तो हमने क्या पढ़ा, Z इफेक्टिव पढ़ा और स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ा, और ये जाना कि स्क्रीनिंग इफेक्ट और Z इफेक्टिव एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। SP की स्क्रीनिंग अच्छी होती है और D और F की स्क्रीनिंग पुअर, बेकार स्क्रीनिंग, उतना अच्छा स्क्रीन नहीं करे। हो गया। अब एक पॉइंट और लिख लो यहाँ पे स्टार बना के। Z इफेक्टिव जो होता है पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाइए या टॉप टू बॉटम आइए, दोनों केस में बढ़ता है, दोनों केस में क्या होगा, बढ़े। तो पॉइंट याद रखो, Z इफेक्टिव
लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जा रहे हो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ENC भी लिखते हैं इसको, इंक्रीज करता है। और Z इफेक्टिव अगर टॉप टू बॉटम आ रहे हो, लेफ्ट टू राइट समझते हैं ना, एक पीरियड में मूव कर रहे हैं। लेफ्ट टू राइट का मतलब मूव कहाँ कर रहे हैं, मूव इन अ पीरियड। हम मूव नहीं कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट एलिमेंट टू एलिमेंट जा रहे हैं ना। टॉप टू बॉटम में कहाँ मूव कर रहे हैं, मूव इन अ, तो ENC यहाँ पे भी क्या होता है, इंक्रीज करता है। इफेक्ट दूसरे दूसरे आते हैं क्योंकि स्क्रीनिंग देखते हैं हम लोग। टॉप टू बॉटम में जब आते हैं तो स्क्रीनिंग देखनी पड़ती है। एक चीज और देखिए, जैसे मान लीजिए कोई सवाल बनाया जाता है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, ये ग्रीन वाला, ठीक है, और इधर पे कोई इलेक्ट्रॉन है, ये ब्लैक वाले, और इधर पे एक इलेक्ट्रॉन है ब्लू, ठीक है। अपनी सुविधा के लिए हमने कलर चेंज किया। अब मान लीजिए आपको बोला गया है कि ये जो ग्रीन कलर से आपने इलेक्ट्रॉन शो किया है ना, ऐसे भी दे सकते हैं शेल बना के, इस इलेक्ट्रॉन का नंबर नाम X रख दें, इसका Y रख दें, इसका Z रख दें, इसका ABC कुछ भी रख दें, इस तरीके से नाम दे करके आपको दे सकते हैं, ठीक। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये S का इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए अंदर का, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये P का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये S है, P है, D है, क्या है। ये ग्रीन वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर पूछा गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसकी किसकी वजह से होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या स्क्रीनिंग किसकी किसकी वजह से होगी। ठीक है, तो एक चीज ध्यान देना, इस इलेक्ट्रॉन पे पूछा गया है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट हमेशा अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, बाहर की वजह से नहीं होगा कभी भी। स्क्रीनिंग किसको, किसकी स्क्रीनिंग देखनी है, इस इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से कौन सा फोर्स लग रहा है, उसके बीच में कौन स्क्रीन की तरह काम कर रहा है, उसका ही इफेक्ट होगा स्क्रीनिंग इफेक्ट। इस इलेक्ट्रॉन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसके लिए स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा। इसके Z इफेक्टिव में इस इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, जिस शेल के इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा गया है उससे बाहर के इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग में या Z इफेक्टिव में उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। स्क्रीनिंग में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, ये अंदर वाले। इस शेल का हो तो थोड़ा सा स्क्रीनिंग करेगा, रिपल्शन फोर्स तो देगा ही ना, सेम शेल का देगा, अंदर वाले शेल का देगा, बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं। ठीक है, इन जनरली जो पूछते हैं वो तो पूछते हैं आउटर शेल इलेक्ट्रॉन के लिए, किसके लिए पूछते हैं, आउटर के लिए। लेकिन कभी कोई क्वेश्चन ऐसा भी बना सकते हैं कि 5-6 इलेक्ट्रॉन दे दें और बोल दें किसकी स्क्रीनिंग सबसे ज्यादा होगी, तो आप क्या बोलोगे, देखो ये जो ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन है, ब्लू इलेक्ट्रॉन समझ लो, इसका मैंने नाम दिया है, कोई ऐसे हरे नीले इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ब्लू जो इलेक्ट्रॉन है, ब्लू इलेक्ट्रॉन नो स्क्रीनिंग ऑन ग्रीन इलेक्ट्रॉन, इस वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई भी स्क्रीनिंग ये ब्लू वाला नहीं करेगा। इसका मतलब इसकी वजह से अगर हम बोले स्क्रीनिंग कांस्टेंट तो 0 होगा इसकी वजह से। ठीक,
फिर उसके बाद ये अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है, एक पी वाला है और एक एस वाला है। तो अभी आपको बताया एस की स्क्रीनिंग सबसे ज्यादा होगी और पी की उससे कम, है ना। तो आप क्या बोलोगे, सिग्मा फॉर एस इलेक्ट्रॉन हायर देन सिग्मा फॉर पी इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर आपको अरेंज करना है सिग्मा के ऑर्डर में, तो अरेंजमेंट क्या बन जाएगा आपका, अरेंजमेंट आपका बनेगा सिग्मा फॉर एस इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा, सिग्मा फॉर पी इलेक्ट्रॉन उससे कम, और सबसे छोटा क्या होगा जिसका जीरो है, सिग्मा फॉर, ये ब्लू इलेक्ट्रॉन नाम दे देते हैं, ठीक है। ये किस तरीके का सवाल है, जो इन जनरली नहीं आता है लेकिन कॉन्सेप्चुअल सवाल है। क्या हुआ, हंसने की क्या बात है, मतलब इन जनरली नहीं आता है पर कभी कभी दे सकते हैं। आउटर इलेक्ट्रॉन का पूछ लें, अब आप बोलो आउटर इलेक्ट्रॉन का भी स्क्रीनिंग लगा दो, आउटर तो बीच में है ही नहीं तो स्क्रीन की तरह काम ही नहीं कर सकता। उसके बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन कोई उसके ऊपर इफेक्ट नहीं डाल। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है फुल फॉर्म। हाँ, अगर ऐसा कोई बनाते हैं तो देंगे, ऐसे हवा में बात नहीं होगी। इस हाईएस्ट बोल दो, हाईएस्ट किसके लिए है, हो गया पूरा तुम्हारा सेंटेंस। सवाल किया जाए। हम्म, अरे रेडियस के सवाल तो आते हैं जेई में, ये थोड़ी पूछेंगे आपसे, ये तो पूछेंगे जब सीधे सीधे स्लेटर, मतलब इस पे आपको स्क्रीनिंग पे सवाल पूछना है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कहाँ कहाँ अप्लाइड होगा उस पे सवाल पूछेंगे ना। चलो भैया बताओ। चलो एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल देख लो। जैसे मान लो 13 ग्रुप की बात करो, 13 ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम और क्या है, इंडियम, थैलियम, है ना। ये इसमें आपसे पूछते रेडियस का ऑर्डर बताइए, किसकी सबसे कम, किसकी सबसे ज्यादा, किसकी क्या, ये पूछते हैं ना। तो टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो इन जनरली हमको ये समझ में आता है कि टॉप टू बॉटम में होना क्या चाहिए, आर इंक्रीज करनी चाहिए, क्योंकि शेल क्या हो रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, है ना। तो आर इंक्रीज करनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए थी, हमें लगता है कि बोरॉन से ज्यादा एल्यूमिनियम, फिर एल्यूमिनियम से ज्यादा गैलियम, गैलियम से ज्यादा इंडियम, इंडियम से ज्यादा थैलियम। एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, याद रखेंगे। एक्सेप्शन क्या है, आपके अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए थी, बोरॉन, एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, इस तरीके से होनी चाहिए थी ना। होती क्या है, बढ़ानी है ना।
बाकी सब सेम है, इंटरचेंज किस में हुआ है? बोरॉन के बाद आना चाहिए था एल्यूमिनियम का रेडियस, किसका रेडियस है? गैलियम का। आर इंक्रीजेस, शेल इंक्रीजेस, शेल बढ़ रहे हैं तो आर इंक्रीज होना चाहिए था। सिंपल रूल तो यही है। नहीं, और भी जगह पे होगा, सब में नहीं होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अब हुआ क्यों ये? बोरॉन का एटॉमिक नंबर बोलिए। कॉन्फ़िगरेशन, सारी चीजों का रिलेशन किससे है? इलेक्ट्रॉन से, कॉन्फ़िगरेशन से। एल्युमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन बोलिए। और 3p1। गैलियम का बोलिए, गैलियम का एटॉमिक नंबर 31। मुझे नहीं पता, देखो। गैलियम, 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 Ga 31। Ga 31 है ना? कॉन्फ़िगरेशन करो जल्दी से। 3s2 3p6 और क्या आएगा? 4s आ जाएगा। 4s2 आएगा, 4p1 भी आएगा और 3d10 भी आएगा। क्या कहते हो? ऑर्डर थोड़ा इधर उधर लिख दिया। आएगा 31 है, जोड़ो जल्दी से। यही है पक्का? हाँ हाँ, वो ऑर्डर थोड़ा इधर उधर है। आएगा यही, बोले। देखो ध्यान से देखो, अब आपको केस समझाने जा रहे हैं। गैलियम की रेडियस क्यों हो गई छोटी एल्युमिनियम के कंपैरिजन में? गैलियम की रेडियस छोटी क्यों हो गई एल्युमिनियम के कंपैरिजन में? एल्युमिनियम की बड़ी रेडियस क्यों है? ध्यान से देखो, यहाँ पे थे 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब 5 प्रोटॉन। यहाँ पे थे 13 प्रोटॉन न्यूक्लियस में, यहाँ पे थे 31 प्रोटॉन। तो देखने से तो आपको पता लग रहा है कि न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो तो बढ़ रहा है। यहाँ पे 5 प्रोटॉन का फोर्स लग रहा है, यहाँ 13 प्रोटॉन का फोर्स लग रहा है, यहाँ कितने प्रोटॉन का फोर्स लग रहा है? 31 प्रोटॉन का फोर्स लग रहा है। अगर एल्यूमिनियम के केस में देखो तो एल्यूमिनियम में 3d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3s में है और 3p में है, 3s और 3p में, ठीक है। अगर आप गैलियम की बात करो तो गैलियम में इलेक्ट्रॉन कहां पे आ गया? 4s में आ गया, और किस में आ गया? 4p में आ गया। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गैलियम में कहां पे आ गया? 3d में भी है, 3d के भी इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। 3d के इलेक्ट्रॉन के होने की वजह से क्या हो जाएगा? स्क्रीनिंग क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। अगर स्क्रीनिंग ज्यादा क्यों होगी? इनकी स्क्रीनिंग क्या है? पुअर है। पुअर अगर स्क्रीनिंग है तो ये जो Z का इफेक्ट है वो क्या होगा? ज्यादा होगा। और Z इफेक्ट अगर ज्यादा है तो रेडियस क्या होगी? Z इफेक्ट ज्यादा मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, तो रेडियस क्या होगी? छोटी। R क्या होगा? छोटा। क्लियर हो रही है बात? बोले बच्चों, इसमें कोई d इलेक्ट्रॉन नहीं थे, पुअर शील्डिंग का कोई केस नहीं था। गैलियम में आते ही 3d इलेक्ट्रॉन आ गए जिनकी पुअर शील्डिंग है, और पुअर शील्डिंग होते ही Z इफेक्ट क्या करेगा? डोमिनेट करेगा। शील्डिंग जैसे ही कम, मतलब ये दोनों फैक्टर क्या होते हैं? एक दूसरे को डोमिनेट करने के लिए
तैयार रहते हैं। अगर शील्डिंग कम तो जेड इफेक्टिव ज्यादा, जेड इफेक्टिव ज्यादा तो रेडियस छोटी। तो गैलियम के केस में रेडियस क्या होती है? छोटी। ये बना लिया तो लिख ली, रीजन लिख लीजिए, क्योंकि अभी तो समझ आ गया, बाद में जब पढ़ेंगे तो याद नहीं आएगा। रीजन लिखिए। पीछे क्या लिखना है? लिख तो लिया होगा अभी तक। क्या लिखना है? कॉन्फ़िगरेशन ही तो। इन केस ऑफ गैलियम लिख लीजिए, इन केस ऑफ गैलियम स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 3D electron is low, so Z effective is high, so radius become less. रेडियस क्या होगी? छोटी। हाँ, अब आप बोलोगे कि इसके अगला सवाल यही था कि इसके नीचे जा रहे हैं, तो पहले 3D इलेक्ट्रॉन थे, अब 4D इलेक्ट्रॉन आएंगे, अब फिर 5D आएंगे, तो उनके में तो स्क्रीनिंग और भी पुअर हो जानी चाहिए, है ना। तो इसमें क्या होता है, नीचे जब जाते हैं तो नीचे में इतनी ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट, मतलब जो प्रोटॉन बढ़ते हैं नीचे जाएंगे तो प्रोटॉन का इफेक्ट नीचे वाले केसेस में ज्यादा है, जेड इफेक्टिव ज्यादा है, और स्क्रीनिंग उस हिसाब से नहीं बढ़ती है, उस हिसाब से स्क्रीनिंग कम नहीं होती। जेड इफेक्टिव क्या है आपका? ज्यादा नहीं, कम। स्क्रीनिंग उस हिसाब से कम नहीं होती है जिस हिसाब से जेड इफेक्टिव आपका वो होगा, तो इसलिए नहीं होता। कुल मिला के थोड़ा थोड़ा सा याद भी रखना पड़ेगा कि किस केस में, मतलब जैसे पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर जो जब जनरल रूल चलते हैं तब तो इजी लगता है कि ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है, आपको केसेस याद भी रखने होते हैं, जैसे ऊपर वाले में वही केस लग रहा है और नीचे वाले में वो केस अप्लाई नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा आपको मेमोराइज करके भी चलना होगा। इसलिए पीरियोडिक टेबल के जो क्वेश्चन बनते हैं वो ज्यादातर किससे बन जाते हैं? एक्सेप्शन से बनते हैं। चलिए लिखिए, सी सवाल है, कार्बन, सी बोले तो कार्बन, सीजियम कॉमा लिखिए, सीजियम कॉमा एल्यूमिनियम कॉमा सल्फर, इनके एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर सेट करना है आपको, कौन ज्यादा कौन, 2019 मेन का क्वेश्चन। ऑप्शन भी लिख दूं? अच्छा, रेडियस का ऐसे ध्यान रखिएगा कि नीचे जाएंगे तो रेडियस क्या होगी, इन जनरली क्या होता है, रेडियस टॉप टू बॉटम आते हैं तो इंक्रीज करती है, और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ये सवाल करने के लिए आपको इनकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। कार्बन इधर है 14 ग्रुप में, एल्युमिनियम इधर है 13 ग्रुप में, इसके पहले सल्फर कहाँ पे है, यहाँ पे होगा 16 ग्रुप में। अच्छा, कार्बन ऊपर वाली लाइन में होगा, एल्युमिनियम नीचे होगा, क्योंकि कार्बन का क्या है, कार्बन में 2 शेल है, एल्युमिनियम में क्या है, 3 शेल है। इस तरीके की कुछ पोजीशन होगी ना अगर पीरियोडिक टेबल देखे तो। और सीजियम अगर देखो तो इधर की तरफ होगा फर्स्ट ग्रुप में, नीचे की तरफ।
ये पोजीशन है पीरियोडिक टेबल। अब आपको कंपेयर करना, ऑप्शन ना दें तो आना चाहिए आपको ऐसे। मैं बताऊं? नहीं नहीं नहीं, रुकिए, सब लोग अपना अपना आंसर सोच के कॉपी में मतलब दिमाग में रखिए। मेंस में तो आया है, दे देते हैं, क्या दिया? सीजीएम का सबसे बड़ा कह रहे हो, फिर एल्युमिनियम को कह रहे हो, फिर कार्बन, फिर सल्फर। क्यों लेफ्ट टू राइट में? लेफ्ट टू राइट की वजह से? किस वजह से? हम्म, हाँ, एल्युमिनियम सल्फर एक में आ रहा है, तो एल्युमिनियम सल्फर में तो क्लियर है सल्फर छोटा होना चाहिए। एल्युमिनियम सल्फर में तो क्लियर है सल्फर क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ना, एक ही पीरियड की बात हो रही। पहले कार्बन आना चाहिए सबसे छोटा। ऑप्शन ये है, ऑप्शन बता दूं? पहला ऑप्शन है आपका कार्बन, ऐसे लिखा हुआ, सल्फर, एल्युमिनियम, फिर सीजियम। फिर दूसरा ऑप्शन है कार्बन, सल्फर, सीजियम, एल्युमिनियम। फिर ऐसे ही नहीं में इंटरचेंज है, सल्फर, कार्बन, सीजियम, एल्युमिनियम। चलिए, अब तो ऑप्शन भी दे दिए, बता दीजिए। ए आंसर है। कार्बन को सबसे छोटा कह रहे हो, फिर सल्फर को, फिर एल्युमिनियम को, और सीजियम को सबसे बड़ा। सीजियम फर्स्ट ग्रुप में है, इसलिए फर्स्ट ग्रुप की वैसे भी ज्यादा होती है, पहले वाले सबसे ज्यादा होते हैं, और नीचे और आ रहा है ना, पहले वाले ग्रुप का सबसे ज्यादा रेडियस वैसे भी होता है, और नीचे और आ रहा है, मतलब कि हाँ बढ़ रही है और इंक्रीज हो रही है। और एल्युमिनियम सल्फर में कोई आपको दिक्कत थी ही नहीं, है ना, सल्फर की छोटी थी, एल्युमिनियम की ज्यादा थी। कंफ्यूजन किस में था? कार्बन में। कार्बन को छोटा कर दिया आपने, क्या सोच के छोटा किया? वो है बैलेंस वाला, वो चार चार वाला। टॉप टू बॉटम पे क्या दे रहे हैं आंसर? कार्बन सबसे ऊपर है इसलिए। यस मैम। क्या? हाँ, हमने कहा सही है आपका आंसर, सही निकाला है आपने। क्या लॉजिक लगाया आपने? टॉप टू बॉटम में इंक्रीज करती है कार्बन। हाँ, कार्बन फर्स्ट पीरियड का ही हो गया ना, सेकेंड पीरियड का, सॉरी, दो ही शेल है कार्बन में, दो ही शेल तो हैं, और इसमें कितने हो गए? इन दोनों में तीन तीन शेल हो गए, सीजियम में और ज्यादा हो गया, और सीजियम की पोजीशन एकदम लेफ्ट हो गई। इसमें और इसमें तो कोई दिक्कत थी नहीं, सीधे सीधे। एल्कली मेटल सबसे किनारे और कार्बन सबसे छोटा क्योंकि ऊपर है ना। तो आपका इजी क्वेश्चन था एटॉमिक रेडियस का, क्या टफ था? हाँ, इन जनरली कहीं शील्डिंग इफेक्ट काम करे, कुछ करे तो
क्लियर है? एक और करके दिखाइए जल्दी से। अरे बहुत ही इजी सवाल है, इतना इजी है ना कि आप बोलोगे मैम ये क्या दे दिया आपने। आयनिक रेडियस दिया हुआ है, वो क्वेश्चन लिखने के पहले ही बोलने लगा ये क्या दे दिया। आयनिक रेडियस दिया है N3 माइनस O माइनस 2 और F माइनस का, N3 माइनस O माइनस 2 और F माइनस का। देखो केवल आपको ऑनलाइन वालों को क्लियरिटी आ रही है, केवल ऐसा नहीं है आपको चैप्टर करना है, आपको क्या करना है, सवाल भी करने आने चाहिए। N3 माइनस O माइनस 2 और F माइनस का, और ऑर्डर क्या दे रखा है देखो 1.36, 1.40, 1.71। अब इसका मतलब ये है कि आपको ऑर्डर डिसाइड करना है, किसकी सबसे कम किसकी सबसे ज्यादा। वैल्यू दे रखी है, वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं, कम ज्यादा करके देख लेंगे। चलो बता दो जल्दी से किसकी कौन सी होगी। सी ऑप्शन। देखो सारे के सारे सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन सबके सब, है ना। और जैसे जैसे चार्ज निगेटिव चार्ज बढ़ता जाता है वैसे वैसे रेडियस क्या होती है, बड़ी होती जाती है। जैसे जैसे निगेटिव चार्ज बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा अगर किस स्पीसीज में, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक में अगर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा तो रेडियस इंक्रीज करेगी। ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। N3 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, नाइट्रोजन में होते हैं 7, 3 इलेक्ट्रॉन और ले लिए तो 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। O माइनस 2 में देखो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 और ले लिए तो 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। F माइनस को देखो 9 एटॉमिक नंबर, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सबके सब क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगी, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो रेडियस कम होगी, अपोजिट चलेगा। तो भैया इसकी रेडियस सबसे ज्यादा होनी चाहिए, ऑप्शन क्या बनेगा। आप बोलेंगे ये सवाल था, अब था तो था, आया था। बोलिए। हाँ बट ये आयनिक रेडियस है, इस केस में नहीं लगा। हाँ 55 और आप कह रहे हैं किसको कंपेयर करना है, सीजियम और इसको, इसको तो कंपेयर, नीचे वाले को तो टच ही नहीं करना है। और कोई दूसरा एग्जांपल लो, दूसरा एग्जांपल लो। रुबिडियम और बेरियम, इसको ले सकते हैं। रुबिडियम और बेरियम में किसकी रेडियस ज्यादा होगी, देखो। अब ये फर्स्ट ग्रुप और ये किसका हो गया, सेकेंड ग्रुप। अगर ग्रुप से देखोगे तो इधर रेडियस ज्यादा होनी चाहिए और इधर रेडियस क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 56 में एक शेल भी बढ़ रही है, एक शेल बढ़ रहा है और आपका जेड भी बढ़ रहा है, दोनों चीजें बढ़ रही हैं, है ना। तो रेडियस का ऑर्डर अगर इन दोनों का कंपैरिजन होता तो सीधे इसकी ज्यादा हो जाती, है ना। इन दोनों का कंपैरिजन होगा तो भी इसकी ज्यादा होगी, इन दोनों का कंपैरिजन होगा तो किसकी ज्यादा होगी, इसकी, सीजियम की ज्यादा होगी, है ना।
और सीजियम से छोटा है आपका रुबिडियम। ऐसे बनाते हैं हम लोग, एक कॉर्नर बनाते हैं ऐसे। ये है आपका 1, ये है आपका, इसको बनाते हैं हम, इधर बढ़ रही है ना और इधर बढ़ रही है, ऐसे ही तो देखते हैं। तो इसको नंबर मिलता है 1 और इसको नंबर मेरे ख्याल से मिलेगा 2। और एक और तरीका है, इसको 3 और इसको नंबर मिलेगा 4। अगर 4 एटम ऐसे बन रहे हैं, अगर 4 एटम इस तरीके से बन रहे हैं, तो इसको, ये जो सबसे इधर कॉर्नर पे बनेगा, इसको मिलेगा नंबर 1। और उसके बाद नंबर 2 की अगर बात करो, तो नंबर 2 हमने किसको दे दिया, रेडियस के मामले में फर्स्ट ग्रुप की ही ज्यादा आएगी। 1 2 देन 3 और 4 ऐसे बनेगा सीक्वेंस। 1 2 3 4 ऐसे सीक्वेंस बनेगा। अगर 4 एलिमेंट इस तरीके से बन रहे हैं, तो 4 एलिमेंट में ऐसे कंपैरिजन होगा। इसकी रेडियस सबसे ज्यादा, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। अब देख लो इस हिसाब से किसकी बनी, ये 1 पे आ गया, ये वाला 2 पे आ गया, ये वाला 3 पे आ गया, और ये वाला किस पे आ गया, 4 पे आ गया। यानी इसकी इसको अगर कंपेयर करोगे तो किसकी ज्यादा होगी, इसकी, रुबिडियम की। सीजियम की तो सबसे ज्यादा है। ये कंपेयर इन दोनों को करना चाहते, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या बना, 1 2 3 4। 4 एलिमेंट अगर ऐसे हैं तो प्रॉपर्टी, रेडियस की प्रॉपर्टी इस तरीके से कंपेयर करें। और आगे जो हम पढ़ने वाले हैं उन सबको हम लोग इसके अपोजिट में, आगे 3 प्रॉपर्टी और हम पढ़ने वाले हैं मेजर, उनको इसके अपोजिट में चलाएंगे, रेडियस के अपोजिट। हाँ बोलिए। 2 वाला, आप ये कहना चाह रहे हो इधर 1, फिर इधर 2, फिर इसको 3 देना चाह रहे हो, और इसको 4 देना चाह रहे हो। इन दोनों में रेडियस इसकी ज्यादा, इन दोनों में रेडियस इसकी ज्यादा, नीचे वाले की। तो इन दोनों में ऑब्वियस सी बात है इसको कम नंबर मिलेगा। अब इन दोनों में रेडियस किसकी कम, 4th वाले की, और इन दोनों में रेडियस किसकी कम, 3rd वाले की। हाँ सही सीक्वेंस बन गया, 1 2 3 4। यानी कि पहले नंबर पे इधर नीचे वाला आएगा, फिर उसके ऊपर वाला इधर, और फिर इधर राइट हैंड में कोई आ रहा है तो लास्ट में जाएगा, और इधर आ रहा है तो नीचे की तरफ आ रहा है। तो क्या सीक्वेंस याद रखना है, 1 2 3 एन याद रखें, वो भी ऐसे बना है। ठीक है, एक और कर लीजिए रेडियस का सवाल, फिर उसके बाद वो करवा दे आयनाइजेशन एनर्जी। कोई बोल रहा है छुट्टी, छुट्टी किस बात की, सवा छह से क्या मतलब है, मतलब ही क्या है सवा छह से, अब कोई मतलब नहीं है। अभी क्या करना है आपको, पढ़ाई करनी है चुपचाप।
चलिए रेडियस का भी तो और कोई सवाल मुझे दिख नहीं रहा है PYQ में, इसमें रिसेंट दिए हुए हैं। पहले आए हुए हैं, अभी नहीं आए। चलिए नया टॉपिक करते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी मोर और लेस, पोटेंशियल तो अलग चीज है, बट मोर और लेस यहाँ पे सेम कह सकते हैं। फिजिक्स में बोलेंगे तो सेम नहीं है बात, तब जैसे वो बढ़ेगा घटेगा वैसे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती। फिजिक्स में बोलेंगे तो फिजिक्स में एनर्जी और पोटेंशियल वास्ट डिफरेंस। वहां पे आपको कैलकुलेट करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, ओनली कंपैरिजन। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है देखिए, क्लास बोर्ड पे देखिए, नोट नहीं करेंगे पहले देख लीजिए। कोई सिंगल एटम ले लीजिए, सिंगल एटम, इसीलिए डेफिनेशन में लिखा रहता है आइसोलेटेड एटम। आइसोलेटेड का मतलब एक अकेला एटम, ठीक है। मान लो सोडियम का तुमने सैंपल लिया, तो उस सोडियम के सैंपल में बहुत सारे सोडियम के एटम हो सकते हैं, तो आपको किसके लिए निकालनी है आयनाइजेशन एनर्जी, एक सिंगल आइसोलेटेड एटम के लिए। और उसकी स्टेट होनी चाहिए गैसियस। कैसी स्टेट होनी चाहिए, गैसियस। कोई सिंगल आइसोलेटेड गैसियस एटम आपने ले लिया, उसमें से अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालवाना है, बाहर निकालना है, तो जितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, अप्लाई करनी पड़ेगी, उस एनर्जी को आप कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। सिंपल सी बात है, कुछ खास बात नहीं है, ठीक है। तो लिख लीजिए, डेफिनेशन लिखिए। For ejection of one electron from सिंगल लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, सिंगल आइसोलेटेड गैसियस एटम, for ejection of one electron from single isolated gaseous atom, energy required is called ionization energy. ionization energy डिनोट किससे करते हैं, IE से। किससे डिनोट करेंगे, IE। जैसे मान लो सोडियम का एक अकेला एटम ले लिया गैसियस स्टेट में, इससे आपने बना लिया सोडियम प्लस गैसियस, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इसमें आपको जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उस एनर्जी को आप क्या बोलोगे, IE। जितनी एनर्जी दोगे उसको क्या बोलोगे, IE। क्लियर है बात। अगर किसी सिंगल आइसोलेटेड एटम से पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आयनाइजेशन जो एनर्जी दोगे उसको बोलोगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अगर दूसरा निकालोगे तो उसको क्या बोलोगे, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। तीसरा निकालोगे तो क्या बोलोगे, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अब 4-5 तक नहीं जाएंगे, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे इजी, फिर दूसरा निकालना उससे टफ, तीसरा निकालना उससे भी टफ। उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं निकालते हैं, बहुत एनर्जी देनी पड़ती है क्योंकि, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन लिख ली। अब लिखिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी IE1 से डिनोट करें, IE1। when we remove first electron
फ्रॉम सिंगल आइसोलेटेड गैसियस एटम energy required is called first IE. is called IE1 लिख दिया मैंने. आप क्या लिखोगे? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. ठीक है, आगे लिख लो. सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या होगा? एनर्जी को क्या बोलोगे? एनर्जी सप्लाइड क्या होगी? सेकेंड IE, या ऐसे लिखते हैं IE2. पूरी लैंग्वेज नहीं लिखी है मैंने. थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो एनर्जी सप्लाइड को क्या बोलोगे? थर्ड IE या IE3. कोई दिक्कत? ऑनलाइन वालों को क्लियर है बच्चों? अब इन जनरली क्या होता है, देखिए. इन जनरली ऐसा देखा गया है कि IE3 सबसे ज्यादा होगी, IE2 उससे कम और IE1 उससे. ठीक है, इसका रीजन पूछते हैं कि ऐसा क्यों है कि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड से ज्यादा, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट से ज्यादा होती है. क्या इसका रीजन है ना? समझते हैं. देखो ध्यान से, एग्जांपल से पहले समझ लो फिर लिख लेंगे. पहले समझिए. जैसे मान लीजिए आपके पास मैग्नीशियम का आपने सिंगल एटम ले लिया गैसियस, तो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 2 8 2, 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं. आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे. आपने क्या किया? पहला इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाला, बाहर निकाला. इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं E-, निकलने का मतलब माइनस. पहला इलेक्ट्रॉन निकाला आपने, तो यहाँ पे बन जाएगा Mg पॉजिटिव गैसियस और कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8, है ना? एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया. अब यहाँ पे जो एनर्जी लगाई आपने दी, IE1 दे दी, सप्लाई करी इतनी एनर्जी, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया. ठीक, अब क्या करना है हमको? अब दूसरा निकालना. दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो अब बन जाएगा Mg के ऊपर 2 चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव का, Mg+2 बन जाएगा. यहाँ पे जो एनर्जी लगेगी वो क्या लगेगी? IE2. पहले केस में देखिए क्या था, ये एटम जो था ये कैसा था? न्यूट्रल. पहले क्या है? फर्स्ट जब आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो एटम कैसा है? न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर. इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया, मान लीजिए 20 किलो जूल एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए. अब दूसरे केस में क्या होगा? ये जो एटम है ये क्या बन गया? पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है ना. अब कोई भी चीज जो पॉजिटिव चार्ज वाली है, अगर उससे आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो इलेक्ट्रॉन पे तो पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज है, तो उसको बाहर निकलने से रोकेगा? अट्रैक्शन फोर्स, एक एक्स्ट्रा अट्रैक्शन फोर्स लगने लगेगा ना. पहले न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे थे, कुछ एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया. अब की बार क्या है? अब जो स्पीसीज हमारे पास है वो कैसी है? पॉजिटिव चार्ज वाली है. तो अब इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा? डिफिकल्ट. और कोई भी प्रोसेस जो केमिस्ट्री में डिफिकल्ट बोलोगे तो डिफिकल्ट कुछ नहीं होता. जिंदगी में डिफिकल्ट और इजी होता है, केमिस्ट्री में डिफिकल्ट बोलेंगे तो क्या हो गया? एनर्जी ज्यादा लगेगी. केमिस्ट्री में प्रोसेस इजी है तो एनर्जी कम लगेगी, एफर्ट आपको
कम करना है। तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज से आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलवाना है, इलेक्ट्रॉन इजेक्शन करवाना है। तो ये कैसा प्रोसेस होगा, डिफिकल्ट। पहले प्रोसेस के कंपैरिजन में ये क्या हो गया, कठिन हो गया। इसलिए यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड हाई, ज्यादा अमाउंट देना पड़ेगा। तो इसका मतलब IE2 क्या होगा, इस केस में IE2 क्या हो गया, IE1 से ज्यादा। मान लो यहाँ पे 20 देनी पड़ रही है, यहाँ पे आपको 40 देनी पड़ी या 60 देनी पड़ी। IE3 करोगे तो अब पॉजिटिव चार्ज +2 हो गया, तीसरा निकलवाना है तो और दिक्कत होगी। पहले और दूसरे में थोड़ा डिफरेंस आता है, डबल ट्रिपल का। दूसरे और तीसरी आयनाइजेशन एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। मान लो जैसे कि ये 200 किलो जूल है यहाँ पे एनर्जी, है ना, पहले निकलवाने में, तो दूसरे वाले में क्या होता है 800 किलो जूल होगी। तीसरा जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो हो सकता है 3400, इतना डिफरेंस आता है तीसरे में। मतलब थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, बहुत टफ। हाँ जी बोलिए। वो तो कंपैरेटिव केस अभी करेंगे। ये हमने क्या किया अभी, जनरलाइज केस। ये हमने क्या किया है, अभी इसकी वैरायटी ऑफ केसेस तो हम करेंगे। ये हमने क्या पढ़ा है, जनरल, कि थर्ड आई ज्यादा होगा सेकंड से, सेकंड आई ज्यादा होगा फर्स्ट। हुआ क्यों ऐसा, पहला इलेक्ट्रॉन निकाले तो +1 चार्ज आया, +1 से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट क्योंकि वो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो +2 चार्ज आ जाएगा। अब तीसरा निकालना है तो +2 चार्ज और खींचेगा, और डिफिकल्ट। प्रोसेस जितना डिफिकल्ट एनर्जी उतनी ज्यादा। नहीं भैया, बोल तो दिया, 3 के आगे बताया, बताया ही नहीं, नहीं निकाल सकते ना, बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों निकालना है फिर, यहाँ पे यहाँ पे नहीं, केमिस्ट्री फिजिक्स किसी में भी प्रोसेस इन जनरली वही किए जाते हैं जो सुविधा से भी हो जाए और आपका वो भी हो जाए, प्रॉफिट भी हो, उसका कोई प्रॉफिट होना चाहिए ना। मान लो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के Mg+3 बनाना चाहते हो, उसका कोई यूज करना चाहते हो, है ना। अब उसमें तुमने इतना खर्चा कर दिया, इतनी एनर्जी लगा दी कि जो प्रॉफिट मिलने वाला था वो कम हुआ और लॉस आपको ज्यादा हो गया। तो प्रॉफिट लॉस क्या होता है, हमेशा चलता रहता है, कैलकुलेशन चलती रहे। चलिए, आई का जनरल ट्रेंड देखिए, आयनाइजेशन एनर्जी का जनरल ट्रेंड जनरली क्या होगा, अगर टॉप टू बॉटम आओगे, आईई की बात कर रहे हैं तो मतलब फर्स्ट आईई ही की ही बात कर रहे हैं, पहला इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है। टॉप टू बॉटम आ रहे हो, मान लो कहीं पे ये न्यूक्लियस है, 2 शेल है, और कहीं पे न्यूक्लियस है और इतने शेल, ठीक है। किसको निकालना है आपको, आउटर इलेक्ट्रॉन को निकालना है, न्यूक्लियस ये, आउटर, नीचे आ गए न्यूक्लियस ये, आउटर इलेक्ट्रॉन, नीचे आने पे रेडियस बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, इजी। 2 लोगों की फ्रेंडशिप अगर बहुत अच्छी नहीं तो उसको तोड़वाना क्या है, इजी है। और अगर बहुत गहरी फ्रेंडशिप है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो उसको ब्रेक करना क्या है, बहुत डिफिकल्ट है, आपको बहुत ब्रेन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रेडियस लो
अगर रेडियस लो है, छोटी है रेडियस, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? हाई। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर हाई है आउटर इलेक्ट्रॉन पे, तो आई क्या होगी? एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी ना आपको। बात क्लियर है सबको? जैसे नीचे आओगे तो क्या होगा? नीचे रेडियस बढ़ रहा है, नीचे आ गए तो रेडियस क्या हो गया? हाई हो गया, बड़ा हो गया, रेडियस बड़ा हो गया, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? डिस्टेंस पे हो गया, दूर हो गया आउटर इलेक्ट्रॉन। डिस्टेंस पे हो गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया? कम हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम है दो के बीच में, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, तो इलेक्ट्रॉन को फ्री कराना क्या है? इजी। यानी आई क्या होगा? तो ऊपर से नीचे आते हैं तो रेडियस बढ़ती है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम। रेडियस बढ़ेगा तो आई कम। तो इसका मतलब रेडियस और आई कैसे चलेंगे? इन जनरली कैसे चलेंगे? अपोजिट। जहां पे रेडियस बढ़ेगा वहां पे आई के कम होने के चांस। कौन? हर्ष बोल रहा है गुड़गुड़। ये कहाँ बोल रहा है? ये तो बोल ही नहीं रहे। हर्ष बोल रहा है गुड़गुड़। हाँ, हर्ष बोल रहा है, तुम गर्ल्स नहीं बोल रही है, ये नहीं बोल रही, हर्ष बोल रहे हैं। मैं देख रही हूँ ना, आप थोड़ी देख रहे हो। टीचर की नजर तो सब बच्चों पे होती है, मैं तो देख रही। जल्दी से नोट करो। टॉप टू बॉटम में क्या होगा? रेडियस बढ़ेगी और आई कम होगा। लेफ्ट टू राइट जाए तो क्या होगा? बोलो जल्दी। सेम चीज कैसे? लेफ्ट टू राइट में, लेफ्ट टू राइट में शेल बढ़ रहा है। एक ही पीरियड में जा रहे हैं तो शेल नंबर तो सेम रहेंगे। लेफ्ट टू राइट में क्या होगा? रेडियस तो छोटी होती जाती है, बताइए आपको। रेडियस क्या होगा? डिक्रीज करेगा लेफ्ट टू राइट में। इधर वालों की रेडियस ज्यादा, उधर वालों की कम, तो रेडियस डिक्रीज करेगी। रेडियस छोटी होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? क्या तुमने बोला था सेम होगा, जो ऊपर हो रहा था वही नीचे। अच्छा, यही बोला था तो सही है। हमें सुनाई दिया था, आपने बोला सेम होगा। अपोजिट चल रहा था। क्लियर है? कोई दिक्कत? बोले जल्दी से। सवाल करें? आई का ऑर्डर सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं अक्सर। तो आई का ऑर्डर सेकेंड पीरियड का याद रखिए। सेकेंड पीरियड का क्या है? सेकेंड पीरियड कहां से स्टार्ट होता है, किस एलिमेंट से? लिथियम से स्टार्ट होगा ना। बेरिलियम किसने बोला था? मतलब 2 या 3 दिन मैंने केवल पीरियोडिक टेबल की आउटलाइन बताई है आपको, ताकि आपको एलिमेंट की थोड़ी थोड़ी पोजीशन पता लगे, ऐसे उल्टे सीधे जवाब ना दें आप। लिथियम से शुरू होता है, ठीक है, याद रखिए। लिप, बेकन, फनी,
क्या याद रखना है? लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है। लिथियम के बाद बेरिलियम नहीं है। फॉर्मूला ये क्यों बताया गया? याद रखने के लिए। लिथियम के बाद बेरिलियम नहीं है, कौन है? बोरॉन। लिप, लिथियम, बोरॉन। बेकन, BeCON, ठीक है। और फनी क्या हो गया? FNNE, फनी। इससे याद रखेंगे ये किसका ऑर्डर है? IE का, बढ़ता हुआ ऑर्डर है। लिप, बेकन, फनी। लिख लिया? इसका रट्टा लगा लेना है बिल्कुल। अब यहाँ पे जो आपका, जो उस तरीके से ऑर्डर आपका होना चाहिए था, लिथियम के बाद कौन आता है? बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर उसके बाद क्या है? कार्बन, फिर कार्बन के बाद नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर, ठीक है। चेंजेस कहाँ कहाँ पे आए हैं ध्यान से देखो। अगर हम लोग सोचें तो लेफ्ट टू राइट में ऐसे होना चाहिए था कि लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज करनी चाहिए थी। चेंजेस कहाँ कहाँ पे आए? इंटरचेंज कहाँ पे हुआ है? बोरॉन की जगह पे कौन आ गया? बेरिलियम और बोरॉन में इंटरचेंज हुआ है। और कहाँ पे हुआ है? N और O में चेंज हुआ है। यही तो इंटरचेंज हुआ है इसके ऑर्डर में। वैसे हम सोचते तो हम बोलते नाइट्रोजन की कम होनी चाहिए थी, ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए थी, पर ऑक्सीजन की कम है, नाइट्रोजन की क्या है? ज्यादा है। तो अब इसका हम लोग रीजन समझेंगे। आपकी, हाँ, अभी आपकी क्लास का लास्ट सवाल है ये। इसका रीजन समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, चार्टर लग जाएगा नहीं तो। क्वेश्चन लिख लीजिए। बेरिलियम का आयनाइजेशन एनर्जी क्यों ज्यादा है बोरॉन के आयनाइजेशन एनर्जी से? इसका रीजन, ठीक है। रीजन समझ लो ध्यान से, छोटा सा रीजन। बेरिलियम का अगर कॉन्फ़िगरेशन देखो तो 1s2 2s2, ठीक है। एटॉमिक नंबर 4 होता है। ये भी फुल फिल्ड है और ये भी क्या है? S में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम, फुल। बोरॉन को अगर देखो तो बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। ये तो फुल है, ये फुल है, लेकिन ये कैसा फील्ड है? पार्शियल। जहां पे पूरा सिस्टम फुलफिल्ड है वो सिस्टम होगा स्टेबल। कैसा सिस्टम होगा वो? स्टेबल सिस्टम। और कोई भी सिस्टम जो स्टेबल है वहां से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो डिफिकल्ट होगा। इलेक्ट्रॉन इजेक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिमूवल क्या होगा? डिफिकल्ट। और अगर प्रोसेस डिफिकल्ट हो गया तो एनर्जी क्या होगी? कोई दिक्कत? बेरिलियम के केस में 1s2 2s2 दोनों फुलफिल्ड हैं, स्टेबल सिस्टम है, इसलिए इससे इलेक्ट्रॉन निकालने में क्या होगा? आपको डिफिकल्टी आएगी इन कंपैरिजन टू बोरॉन। बोरॉन में क्या होगा? ये तो फुल है, ये फुल है, लेकिन ये पार्शियल फील्ड है। पार्शियल फील्ड जो सिस्टम होता है वो अनस्टेबल होता है। इजीली आप यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन रिमूवल क्या है यहाँ पे? इजी। और इलेक्ट्रॉन रिमूवल इजी है मतलब IE क्या होगी? लो। थोड़ी सी एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा।
इसलिए बोरॉन की ज्यादा है और बोरॉन की कम है और बेरिलियम की ज्यादा। ठीक है। अब इसका जो अगला केस है उसका आंसर आप कल ढूंढ के इसी तरीके का आंसर है लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। ये ऑक्सीजन की कम क्यों है, नाइट्रोजन की ज्यादा। आई ऑफ ऑक्सीजन कम है, आई ऑफ नाइट्रोजन क्या है, ज्यादा है। इसका रीजन आप लिख के लाएंगे। टाइम क्या हो रहा है?